स्टूडेंट्स क्लास 10th। आज मैं चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में विभिन्न तरह की विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में लगभग समानताएं रहती हैं। जैसे अगर हम किसी गन्ने के खेत में देखें तो गन्ने के जो पौधे हैं उनमें बहुत कम अंतर दिखाई पड़ेगा हमें, लेकिन मनुष्यों में हमें अलग अलग अंतर दिखाई देते हैं क्योंकि ये लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये इसका विभिन्नताओं का क्या कारण है, कौन से लक्षण आगे जाते रहते हैं, इसे हम आनुवंशिकता कहेंगे। आनुवंशिकता में ये प्रक्रम है कि जो संतति है, आगे आने वाली संतान है, उसके जो गुण हैं अपने पूर्वजों पेरेंट्स माता पिता से मिलते हैं। इन गुणों को पुनरावृत्ति ही होती जाती है, तो यही आनुवंशिकता होती है। और इसका किस प्रकार से जैव विकास होता है, इस जैव विकास के बारे में हम बातें करेंगे और कुछ चर्चाएं करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यथासंभव अपना पेन और कॉपी लेकर उसमें से कुछ नोट करते जाइए। जैसे कि मान लीजिए जीवाणु हैं, जीवाणु के बारे में हम जान चुके हैं। ये एक कोशिकीय होती हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो दो जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे। दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 नए जीवाणु बना देंगे, 4 व्यष्टि उत्पन्न कर देंगे। इनमें बहुत अधिक आपस में समानता रहती है, इसमें बहुत अधिक समानता होगी, परंतु मनुष्यों में इस प्रकार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो आनुवंशिकता के अंतर्गत हम संतति में, तो इसे आनुवंशिकता का प्रक्रम है कि समान गुणों को दोहराना। जो संतति होगी अपने पूर्वजों के या माता पिता के गुणों को दोहराती है। तो इन नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ नियमों को जानना पड़ेगा। कुछ नियमों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। जैसे कि नंबर 1 लेते हैं वंशानुगत लक्षण। तो वंशानुगत लक्षण में क्या रहेगा हमारा, ये हमारा था आनुवंशिक नियम। क्या था हमारा आनुवंशिक नियम? इसका था कि आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करता है कि संतति के जीवों में समान अभिकल्पना होना। समान अभिकल्पना का अर्थ समझ में आता है कि समान अभिकल्पना क्या थी? समान गुण है, कुछ समान लक्षण है, संरचना है वो समान है कुछ, लेकिन हमें दृष्टिगत नहीं होते इस तरह से। तो पूर्वजों के गुणों की पुनरावृत्ति को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे शिशु में मानव के सभी लक्षण होते हैं। अब हम आते हैं वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण क्या होते हैं? अभी जैसा बताया कि शिशु में मानव के सभी लक्षण होते हैं, ये वंशागत लक्षण के अंतर्गत आएगा। तो वंशागत लक्षणों की वंशागति के नियम क्या होते हैं, इसके लिए मेंडल ने अपना योगदान दिया। मेंडल ने अपने कुछ नियमों को बताया। तो ये नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों में समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ की संतति में स्थानांतरित होगी। समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ है वो माता पिता से प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। अब प्रत्येक लक्षण की संतति में अब 2 विकल्प होंगे कि कौन सा लक्षण उसमें प्रभावी हो सकता है, इसमें कौन सा लक्षण प्रभावित हो सकता है। तो माता वाले लक्षण अधिक प्रभावित होंगे या पिता वाले लक्षण अधिक प्रभावित होते हैं। तो मेंडल ने इसे माता पिता दोनों को आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित करते हैं। ये मुख्य इनका सिद्धांत था, इसका मुख्य आधार ये था। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो मटर के पौधे पर क्यों प्रयोग किया था? क्योंकि मटर के पौधे की आयु कम होती है और इस पर अपने प्रयोगों के परीक्षण हैं वो शीघ्रता से हमें मिल जाते हैं, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए लंबे पौधों के अंदर इन्होंने गुण मान लिए कैपिटल T वाले, और दूसरा बौने पौधे, कम लंबाई वाले पौधे। तो कम लंबाई वाले पौधे उनके लिए स्मॉल टी वाले थे। इनकी प्रथम संतति हुई। प्रथम संतति मतलब प्रथम बार इनका संकरित कराया गया और जो उत्पन्न होने वाले संतान थी
F1 में सभी अगली पीढ़ी वाले सभी लंबे पौधे थे, और लंबे पौधों के अंतर्गत कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे ही लंबे पौधे हो गए। इन्होंने फिर जो लंबी श्रेणी के पौधे प्राप्त हुए हमें, उन पौधों को पुनः संकरण कराया, उन पौधों से उनकी पीढ़ी को आगे फिर संतति का जो संतति के थे F2 पीढ़ी जब बनाई गई उत्पन्न हुई तो उसमें 1/4 पौधे थे वो बौने थे, 1/4 पौधे बौने थे। तो इसमें जो लंबाई का गुण है, अब लंबे जो पौधे थे, लंबे पौधों में कैपिटल टी तथा कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे थे। तो इसमें कैपिटल टी जो लक्षण है यही प्रभावी लक्षण है, इस लक्षण को हम बोलेंगे प्रभावी लक्षण। लेकिन स्मॉल टी था वो अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि इसमें 3 पौधे थे वो लंबाई वाले पौधे थे। 4 पौधे उत्पन्न हुए 2 पौधों की संतति से, तो इन 2 पौधों में 4 पौधों में से 1 पौधा कम लंबाई का था और शेष 3 पौधे लंबे थे। तो इसके लिए लंबाई का प्रभाव है ये प्रभावी लक्षण होगा और स्मॉल टी वाला अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस तरह से उन्होंने और भी गोल बीज और झुर्रीदार बीज इनसे भी अपने प्रयोगों को दोहराया। अब इनके लक्षणों के बारे में अब हम जानना चाहते हैं कि लक्षण किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अब हम दूसरे पे आते हैं कि कोई भी आनुवंशिकता होती किस प्रकार से है, ऐसा हुआ कि इस प्रकार से, तो इसे जानना चाहेंगे। तो इसे जानने के लिए हम करते हैं कि आनुवंशिकता कोई भी कोशिका, क्योंकि जीवन का आधार कोशिका है, जीवन की इकाई हमारी कोशिका है, तो कोशिका के अंदर डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है। यही सूचना स्रोत है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, जीन कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन हुआ। और पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं, हार्मोन जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। पौधे की लंबाई कितनी होगी, किस प्रकार से होगी, ये उसके हार्मोन की कितनी मात्रा उसके अंदर उत्पन्न हो रही है उस पर निर्भर करती है। यदि हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो पौधे अधिक लंबे होते हैं, और लंबाई अगर उस हार्मोन कम उत्पन्न हो रहा है, हार्मोन की दक्षता कम है, तो एक लंबाई उसकी कम होगी। तो अधिक मात्रा में अगर हार्मोन बनता है तो एंजाइम की जो प्रक्रिया है, किण्वन की दक्षता है वो अधिक होगी, और प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो पौधा लंबा होगा, और कम हार्मोन होने पर कम लंबाई होगी, बौने पौधे होंगे। तो इस तरह से जीन है वो अपने लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया था, जीन किसे कहते हैं, जीन क्या है। तो जीन क्या है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत को जीन कहते हैं, ठीक है। यह लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, और प्रोटीन के जीन में परिवर्तन से हार्मोन की मात्रा परिवर्तित होती है। प्रोटीन का जीन परिवर्तित होगा तो इसी के कारण हमारा लंबापन, बौनापन ये प्रभावित हो सकता है। और एक जीन में ही एक सेट गुणसूत्र होता है। इसके लिए अभी गुणसूत्र के बारे में भी बात करेंगे। यदि मान लैंगिक प्रजनन में, यदि मान लें हम लैंगिक प्रजनन के दौरान यह संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से अगर योगदान रहेगा तो जनक संतति के लक्षण समान रूप से योगदान होगा, और ये लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं, और जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करते हैं। प्रतिकृति मतलब उसके अपनी कॉपी, जिस तरह से हम पेपर्स की फोटोकॉपी कराते हैं उसकी संतति, इस तरह से ये डीएनए की संतति होती है। तो डीएनए की संतति के लिए दोनों में प्रतिकृति प्रदान करेंगे। तो इन्होंने इसके लिए अब हम आते हैं इसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसी के अंतर्गत लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण के लिए कोई भी मनुष्य है, मानव के सभी गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र क्या आते हैं हमारे, जीन सेट था, जीन सेट को ही हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के लिए लिंग निर्धारण में इसके लिए मानव के सभी गुणसूत्र क्या रहते हैं, पूर्ण रूप से युग्मित नहीं होते। सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्मित नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र जो 22 जोड़े हैं वो तो एक समान होते हैं। इन्हें बोलेंगे हम लिंग सूत्र बोलेंगे, जिसे लिंग सूत्र
कहेंगे, परंतु एक युग्म है जो जोड़े में नहीं होता। 22 जो जोड़े होते हैं, 22 मीन 44 गुणसूत्र हैं, वो तो जोड़े में होते हैं, परंतु एक पेयर है वो पेयर में नहीं होता, मीन्स 2 वो पेयर में नहीं रहते हैं, इसे ही हम लिंग सूत्र बोलेंगे। और लेकिन महिलाओं में, स्त्रियों में ये गुणसूत्र होगा वो पूर्ण युग्म रहता है। जैसे पुरुष में तो XY होगा और महिलाओं में XX, तो ये असमान था पुरुष में X और Y। 44 जो 22 पेयर थे वो तो सारे पेयर्ड थे, लेकिन जो 23 जो पेयर है वो XY प्रकार का होता है, यही लिंग निर्धारण करता है। यदि मान लीजिए महिला में दोनों प्रकार X ही होते हैं, यदि मान लीजिए महिला का X गुणसूत्र और पुरुष का X दोनों संग क्रॉस करते हैं तो XX वाला होगा तो हमें मादा प्राप्त होगी, मीन्स लड़की का जन्म होगा। यदि महिला से तो X ही आना है, और पुरुष से अगर हमारा Y आता है तो हमारा XY पर उत्पन्न होगा, इसे हम XY, तब हमें नर प्राप्त होगा। इस तरह से XY, XX और YY। तो पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY, और महिला में XX रहता है। तो XX होने के कारण तो पुरुष महिला से हमेशा X गुणसूत्र प्राप्त होता है, और पुरुष से X भी प्राप्त हो सकता है और Y भी। यदि X प्राप्त होगा पुरुष से तो मादा का जन्म होगा, मीन्स लड़की का जन्म होता है, और यदि पुरुष से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो नर, मीन्स लड़का होता है। तो इस तरह से हम लिंग का निर्धारण गुणसूत्र द्वारा होता है। और ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन, और वो भी जीन में पाए जाते हैं। ये हमने इसके साथ में ये जान लिया। इसके बाद आते हैं हम कुछ विकास क्या होता है, उपार्जित, और इसके लिए उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण क्या रहते हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण के लिए उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण है हमारे कि जो गुण हमारे अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, हैं और होते हैं, उन्हें हम उपार्जित या अनुभव या लक्षण अनुभव वाले लक्षण रहेंगे, ये अगली पीढ़ी में हमारे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए पहलवान है तो उसकी जो संतान होगी, बेटा होगा, वो आवश्यक नहीं है कि वो पहलवान ही होगा। या कोई पेरेंट्स किसी पेरेंट्स के मान लीजिए हाथ कट जाता है तो उसकी संतान के ऐसा नहीं है बिना हाथ वाली उत्पन्न होगी। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए, जैसे चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक अगर हम काटते रहें तो हमें बिना पूंछ वाली कोई संतति प्राप्त नहीं होती, मतलब जो भी चूहे उत्पन्न होते हैं फिर भी उनके पास उनकी पूंछ होती है। तो इसका मतलब ये जो उपार्जित लक्षण वो इस तरह से, क्योंकि ये उपार्जित लक्षण हैं, ये जनन कोशिकाओं के DNA के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इसी सिद्धांत पर चार्ल्स डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण और जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जैव विकास का सिद्धांत इसी पर आधारित है हमारा। इनमें से अब कुछ दूसरा हम आगे और कुछ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आगे जाति उद्भव वगैरह है, या विकास का वर्गीकरण है, किस तरह से होता है। यह तो मान लीजिए गुणसूत्र विकास और भी वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं, वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे हम, विकास और वर्गीकरण से क्या तो विभिन्न जीवों के मध्य में समानताएं, उसके लिए विभिन्न जीवों के मध्य में समानताएं और उन जीवों को एक ही समूह में रखने के लिए हम उनके कुछ गुणों की समानताएं देखते हैं। कुछ आधारभूत अभिलक्षण प्रत्येक जीव में समान रहते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है, समान होती है, परंतु ऐसा इसका आधार ये नहीं है कि सारे जीव के उसमें समान ही होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कोशिका के अनुसार जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, परंतु विषाणु या अन्य जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो इस तरह से अब हम बिना केंद्रक वाले
बिना केंद्रक वाली कोशिकाओं वाले जीवों को एक साथ रखेंगे और जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है उन्हें अलग रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है, जिन बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण होता है उन्हें एक प्रक्रम में एक साथ रखा जाएगा, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उन्हें दूसरा अलग रखा जाएगा। तो बहुकोशिक और एक कोशिक इस तरह से बांट सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण वाले प्रक्रम के आधार पर बांट सकते हैं। इस क्रम पर हम इन्हें अलग अलग बांट सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भाई और बहन है, तो ये भाई और बहन है तो उसके वे एक ही माता पिता की संतान है, इसलिए उनमें समानता होगी। और परंतु किसी लड़की का भाई है, चचेरा या ममेरा भाई बहन है, तो उसके वो भाई से अपना जो रियल ब्रदर है उससे अधिक समानता रहेगी और अपने चचेरे कजिन से कम समानता रहेगी। परंतु इससे उनके पूर्वज समान थे, अर्थात लड़के और लड़की के दादा दादी जी 2 पीढ़ी पहले हैं वे एक समान होंगे। इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत करते जाएंगे कि हम स्पीशीज का पता लगाते जाएं तो हमें इसके प्रक्रम का पता लग जाता है। अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो इससे हम सब बड़े बड़े समूह स्पीशीज का निर्माण कर सकते हैं। इनके पूर्वज निकट अतीत में समान होते हैं तो उन्हें हम एक साथ रख सकते हैं। इससे पता लग, जैसे कि मनुष्य का जन्म अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में से ही अब वो लोग इधर, इसे होमोसेपियंस कहते हैं। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसे होमोसेपियंस कहा जाता है, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस से तो ये सभी जितने भी मनुष्य हैं उन सब का उद्भव कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। आदमी इससे होमोसेपियंस था तो वो, लेकिन उससे अफ्रीका हमारा मूल हो गया, अफ्रीका मूल हो गया, हम मूल निवासी अफ्रीका के हो गए। लेकिन ये धीरे धीरे हम सभी लोग मनुष्य हैं वो पूरे संसार में पूरे ग्रह पर फैल गए। वहाँ से एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हम पहुँचते गए। और उन्होंने अलग अलग मार्ग का चुनाव किया, अलग अलग समूह में एकत्रित हो गए अलग अलग। तो ये परंतु सबका मूल एक ही था, वो सब दक्षिण अफ्रीका के से इसलिए इसके मनुष्य का एक ही नेम होगा। मानव स्पीशीज को हम होमोसेपियंस कहते हैं। कुछ अन्य हम प्रगति ले सकते हैं इसके लिए। विकास में प्रगति में समान, हर चीज़ को समान नहीं मान सकते। जैसे मान लीजिए मानव और चिंपैंजी, मानव कुल है और चिंपैंजी, तो के दोनों के पूर्वज समान थे। वे न चिंपैंजी की तरह थे और न मानव की तरह थे। पूर्वजों में विलग होने के में चिंपैंजी और मानव की उत्पत्ति हुई। इस बात की संभावना है दोनों स्पीशीज अलग अलग सी हैं। जैव विकास का सिद्धांत इसी को बोला जाता है, इसको ये इसी प्रकार का ये जैव विकास, इसे हम जैव विकास का सिद्धांत कहेंगे। सरलतम अविकल्प वाला समूह जीवाणु विषम पर्यावरण, उष्ण झरने, गहरे समुद्र में भी रह सकता है, अंटार्कटिका की बर्फ पे भी पाया जाता है। तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के वर्ण के अनुसार ही इनमें परिवर्तन हो गए। अब हम आते हैं इसमें से कि कुछ समजात और समजात संरचनाओं पर लेते हैं। समजात संरचना किस तरह की रहती हैं? तो समजात संरचना के लिए जैसे मान लीजिए हम लेते हैं डायनासोर थे, ये सरीसृप थे, इनकी पक्षियों से बहुत अधिक समानता मिलती थी। और इसके दूसरे पौधों में ने तो मनुष्य को 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य को जंगली गोभी को खाद्य पौधे के रूप में मनुष्य उगाता था, जंगली गोभी को उसमें। परंतु इसका प्राकृतिक वर्ण नहीं था, ये कृत्रिम चयन था, मनुष्य ने इसे चयनित किया है। कुछ किसानों ने इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का निर्माण हो गया।
पत्ता गोभी का विकास हुआ, जैसे हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और कुछ किसानों ने पुष्पों की वृद्धि को रोक दिया, उसकी गोभी के वृद्धि को रोक दिया, तो जिससे ब्रोकेली कहते हैं, ब्रोकेली विकसित हो गई। और बंधे पुष्पों से, और इसके बंधे पुष्पों से फूल गोभी विकसित हो गई, बंधे पुष्पों से। और कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, गांठ गोभी विकसित हो गई। और कुछ ने केवल उसकी पत्तियों को ही सब्जी के रूप में प्रयोग किया, तो उसे केल नामक सब्जी का विकास हो गया। तो ये वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण है, ये इसका विकास का चरण है। तो वो धीरे धीरे अब हमारे पास हमें कई प्रकार की जैसे सब्जियां मिलती हैं, तो अब अलग अलग प्रकार का देखते हैं। तो यही विकास के चरण हैं, ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो गए, जबकि सभी का एक समानता रहेगी इनमें, क्योंकि सभी का पूर्वज जंगली गोभी हुई। तो ये विकास का चरण है, ऐसी स्थितियों को हम विकास का चरण कहते हैं। अब जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म है कि जीव की मृत्यु के बाद उसका शरीर का अपघटन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव ऐसे कुछ वातावरण में चला जाता है कि जिससे उसके शरीर का अपघटन नहीं हो पाता है, और वह उसकी संरचना है वो बनी रहती है। जैसे यदि कोई मान लीजिए कोई कीट मर गया, और वो गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो गया, तो उसके शरीर की छाप है वो बनी रहेगी। इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष को ही जीवाश्म कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है फॉसिल्स या जीवाश्म क्या रहता है, तो जीवाश्म क्या है कि जीवाश्म जो मृत्यु के बाद जो उनका शरीर का अपघटन नहीं होता है, और वो अपघटन होता क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी जीव कुछ ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिससे अपघटन नहीं हो पाता, अपघटन हो, तो ये जो छाप सुरक्षित रह जाती है उसे जीवाश्म कहते हैं। इन जीवाश्मों को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कुछ गहराई पर ही पाए जाते हैं, वो उसके लिए जीवाश्मों में उन्हें खोदने जीवाश्म मिलते हैं, वो नए जीवाश्म होंगे। स्थान यदि हम कुछ गहराई तक खोदने में जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से जीवाश्मों की आयु कम होगी। और जो अधिक गहराई पर जीवाश्म मिलते हैं, तो उन्हें फॉसिल्स डेटिंग C14 कार्बन 14 द्वारा, रेडियो एक्टिव कार्बन द्वारा उनकी हम एज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉसिल डेटिंग कहते हैं इस मेथड को हम फॉसिल डेटिंग कहते हैं। तो फॉसिल्स डेटिंग जीवाश्म हमारा इस प्रकार से रहता है। तो ये हमारा इससे संबंधित, इस प्रकार से हमारी आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित हमारा विश्लेषण है। इसमें से अब अध्याय से क्वेश्चनों को कर सकती हो। इसमें कुछ दीक्षा ऐप है तुम्हारा, उससे पढ़ सकते हो, बुक है तो उससे पढ़िए, और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन्हें पूछ सकती हो। धन्यवाद।